नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे पबजी की, जिस पर आज मरकज़ी हुकूमत ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा बहुत सारी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर हम डालेंगे एक तफसीली नज़र। सबसे पहले बात पबजी की। 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प के 78 दिनों के अंदर मरकज़ी हुकूमत ने तीसरी बार चीन के मोबाइल ऐप्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया है। मरकज़ ने चारशंबे को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। अकेले हिंदुस्तान में पबजी को 17 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। बैन की जानकारी देते हुए मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि इन ऐप से हिंदुस्तान की हिफाजत और सालमियत को ख़तरा है। गलवान में हिंद चीन फौजियों की झड़प के बाद ही पहली बार हुकूमत ने यही वजह बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। इस बार भी हुकूमत ने यही कदम तब उठाया जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है और चीनी फौजियों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है। ये तब हुआ जब दोनों मुल्कों के कमांडर हालात नॉर्मल करने के लिए बातचीत कर रहे थे। पबजी हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों में सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम्स में से एक है। पबजी को साउथ कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया है। हालांकि चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की इसमें हिस्सेदारी है। पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा है। कई बच्चों में इसकी लत से उनके माँ बाप परेशान हैं। कुछ रियासतों ने तो इसे टेम्परेरी तौर पर बैन भी किया था। पबजी ने इसके बाद तयखुन दिया था कि पेरेंट्स, एजुकेटर्स और सरकारी इदारों से राय लेकर सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो और शेयरिट जैसे 59 ऐप्स शामिल हैं। हुकूमत ने कहा कि इन चाइनीज़ ऐप्स के सर्वर हिंदुस्तान से बाहर मौजूद हैं। इनके ज़रिए यूज़र्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे मुल्क की हिफाजत और सालमियत को भी ख़तरा था। इसी वजह से उन्हें बैन करने का फ़ैसला किया गया। चीन में यह कानून है कि सभी खानगी कंपनियों को हर तरह का डेटा सरकार को देना पड़ता है। यही नहीं, अगर चीन के बाहर की किसी कंपनी में चीनी कंपनी का सरमाया लगा हो तो उस कंपनी का डेटा भी चीनी कंपनी के ज़रिए चीनी सरकार को देना ही पड़ता है। जानकार मानते हैं कि चीनी सरमाए से चलने वाली कंपनियां भी हिंदुस्तान में यूज़र्स, प्राइवेसी और दीगर पहलुओं के लिहाज से ख़तरनाक हो सकती हैं। हुकूमत ने मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी अफसरान और अहलकारों के काम करने की इस्तेदाद व सलाहियत को फ़रोग़ देने के मकसद से कर्म योगी मिशन का आज ऐलान किया, जिसके तहत ट्रेनिंग के अमल में वसी पैमाने पर तब्दीली की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक फ़रोग़ इंसानी वसाइल काउंसिल की तश्कील होगी, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और फ़रोग़ इस्तेदाद व सलाहियत को नई जहत देगी। ये फ़ैसला दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग में किया गया। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कौमी भारतीय एजेंसी यानी NRA के क़याम के बाद हुकूमत ने फ़रोग़ इंसानी वसाइल के शोबे में सबसे बड़े रिफॉर्म्स का फ़ैसला किया है। उसके तहत मिशन कर्म योगी के नाम से कौमी सिविल सर्विसेज की सलाहियत के फ़रोग़ के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में उसका स्वागत हुआ। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी, अधिकारी, उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। और उसके लिए आज जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए हैं। छोटा प्रेजेंटेशन भी होगा और उसके बाद वो एक्सप्लेन भी करेंगे। एक दूसरे निर्णय के तहत
जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। बाकी इसके डिटेल्स आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में, तब आपको सबको प्रतियां मिलेगी, तब आप उस पर ज़्यादा चर्चा कर सकते हो। आज 3 MOUs को भी मान्यता दी गई। जापान के साथ वस्त्रालय का एक। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,59,83,958 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,82,59,998 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,62,568 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 68,61,392 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं इटली के साइंटिस्ट ने कहा है कि कोरोना से मुतासिर मरीज को वायरस को दूर करने में कम से कम 1 महीना लगता है, इसीलिए पॉजिटिव आने के 1 महीने बाद ही दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में 1 गलत होता है। इटली के मोडेना एंड रेजियो एमिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रांसिस्को वेंतरेली और उनके साथियों ने 1,162 मरीजों पर स्टडी की है। इसमें कोरोना मरीजों की दूसरी बार टेस्टिंग 15 दिन बाद, तीसरी बार 14 दिन बाद और चौथी बार 9 दिन बाद की गई। इसमें पता चला कि पहले जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई वो फिर से पॉजिटिव पाए गए। औसतन 5 लोगों के नेगेटिव टेस्ट में 1 का रिजल्ट गलत था। स्टडी के मुताबिक 50 साल तक के लोगों को 35 दिन और 80 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को ठीक होने में 38 दिन लगते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शिफायाब होने वालों की तादाद निस्बतन कम रहने से एक्टिव केसेस में 15,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 62,026 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 29,01,909 हो गई है। इसी अरसे के दौरान मुतासर अफराद की तादाद 78,357 के इजाफे के साथ 37,69,524 हो गई है। एक्टिव केसेस में 15,286 मरीजों का इजाफा हुआ है, जिससे उनकी मजमूई तादाद 8,01,282 हो चुकी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,045 अफराद की मौत से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 66,333 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 21.26% है। शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 76.98% है और फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.76% है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,892 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,30,589 हो गई। इसी तरह हलाकतों की तादाद 846 हो गई। GHMC के हदूद में 477 केसेस दर्ज हुए हैं। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। डॉक्टर सावंत ने चारशंबे को खुद इसकी इत्तला दी। वो कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासत के चौथे वज़ीर आला हैं जो कोरोना की जद में आए हैं। येदियुरप्पा और चौहान वायरस को मात दे चुके हैं, जबकि खट्टर का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर सावंत ने खुद के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं सभी को मुतल्ला करना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव
पाया गया हूँ, मुझ में कोरोना की अलामत नहीं है और घर पर ही आइसोलेशन में हूँ और घर से ही सभी काम देख रहा हूँ। मेरी उन सभी से अपील है जो भी मेरे राब्ते में आए हैं वो सब लोग ज़रूरी एहतियात बरतें। वाज़ेह रहे कि गोवा में अब तक 18,006 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 194 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगल के रोज़ कोरोना के सबसे ज़्यादा 588 मरीजों की तस्दीक होने के बाद रियासत की सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनों पर तेज़ी से काम के पेश नज़र इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि जल्द आम लोगों को भी ये दस्तयाब हो सकता है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO का कहना है कि इस वक्त दुनिया भर में 33 वैक्सीनों के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जबकि 143 वैक्सीन पहले से क्लिनिकल ट्रायल के मरहले में है। WHO के मुताबिक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसने ट्रायल्स का तीसरा और सबसे अहम मरहला पूरा किया हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूरोप के रीजनल डायरेक्टर हैंस क्लॉग ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम वैक्सीन से ही कोरोना को शिकस्त देंगे। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम वबा के साथ रहना सीख लेंगे और हम ऐसा कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस का खौफ बदस्तूर जारी है और इस बीच एक परेशान करने वाली खबर ये आ रही है कि जो मरीज़ कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हो गए हैं, उनके जिस्मानी आज़ा पर यह वायरस बुरे असरात छोड़ के जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने इस तशवीश का इजहार किया है कि वायरस से ठीक होने वाले मरीजों पर कई बुरे असरात देखे जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से करोड़ों लोग मुतासिर होने वाले हैं। लैंसेट में हाल ही में शाया हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के इलाज के बाद 55% मरीजों में नर्वस सिस्टम की शिकायतें मिली हैं। इसी तरह जर्मन में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में 75% मरीज दिल की बीमारी में मुब्तला पाए गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर यह वायरस बुरे असरात छोड़ रहा है। मगरबी ममालिक में होने वाली रिसर्च से ये बात सामने आई है कि यह वायरस बड़ी तादाद में ठीक होने वाले मरीजों में दिल के अमराज बढ़ा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले 10% मरीजों को पूरी जिंदगी ऑक्सीजन के सहारे काटनी पड़ेगी। कोरोना राहत से जुड़े कामों के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 5 दिन में 3,076 करोड़ रुपए आए। ये फंड 27 मार्च को बनाया गया था और 31 मार्च तक इसमें सबसे ज़्यादा पैसे आए। फंड में आए 3,076 करोड़ रुपए में से 3,075 करोड़ 85 लाख रुपए हिंदुस्तान के लोगों ने दिए। बैरूनी मुल्कों से इसमें 39,67,000 रुपए आए। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई। 2,25,000 रुपये से शुरू हुए इस फंड को अब तक ब्याज के तौर पर 35 लाख रुपए भी मिले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के इस स्टेटमेंट को फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हालांकि स्टेटमेंट में नोट 1 से लेकर 6 तक की जानकारी नहीं दी गई है। इस पर साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि पीएम केयर्स फंड के ऑडिट ने ये तो बता दिया कि फ़ंड में कितने पैसे आए, लेकिन इसमें किसने दान दिया है, उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। सभी एनजीओज और ट्रस्ट को अपने डोनर्स और उनकी तरफ से दी गई रकम बताना ज़रूरी है। उन्होंने पूछा कि पीएम केयर फंड्स को आखिर इससे क्यों छूट दी गई। कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियां जोरों पर है। ये इजलास 14 सितंबर को शुरू होना है, लेकिन हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के माबीन जंग पहले ही तेज़ हो गई है। इस बार पार्लियामेंट के इजलास से वक्फ़े सवालात नदारद है, जिसके हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवालात खड़े किए हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से लेकर टीएमसी कायदीन ने इस मसले पर हुकूमत का मुहासरा किया है। शशि थरूर ने इस मामले पर ट्वीट किया, मैंने 4 माह कबल कहा था कि मजबूत कायदीन जमहूरियत के खात्मे के तौर पर इस वबा को इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट इजलास का नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार वक्फे सवालात नहीं होगा। हमें महफूज रखने के नाम पर ये अमल कितना मुनासिब है। कांग्रेस कायद ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत से सवालात करना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये हुकूमत पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपनी अक्सरियत को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से एहतसाब हो रहा था वो भी ख़त्म कर दिया जा रहा है।
कांग्रेस के रहनुमा राजीव शुक्ला ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और लिखा कि ये कैसे हो सकता है। स्पीकर से अपील की है कि वो इस फैसले को दोबारा देखें। वक्फे सवालात पार्लियामेंट की सबसे बड़ी ताकत है। सरहदों पर एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन के माबीन तनाव का माहौल है। जहां पूरी दुनिया कोरोना की वबा से निपटने की कोशिश कर रही है, वहीं चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। चीन का इरादा नेपाल, पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा करना है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। चीन के बुलंद अज़ाइम की वजह से उसकी दुनिया के कई ममालिक से ठन गई है। दरअसल घरेलू सतह पर सनती और ग़िज़ाई बहरान की वजह से बुरी तरह घिरा हुआ चीन दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ से हटाने के लिए जानबूझकर लद्दाख के मामले को हवा दे रहा है। वो अपनी कमज़ोरी को जारहियत से छुपाने की कोशिश कर रहा है। चीन के जारिहाना रवैये की वजह से ड्रैगन के अपने पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान के अलावा 3 अहम ग़िज़ाई सप्लायर्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भी ताल्लुकात में तलखी आ चुकी है। यही वजह है कि बीजिंग को संगीन ग़िज़ाई बहरान से गुजरना पड़ रहा है। चीन से कशीदगी को लेकर कुछ वक्त पहले ही हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा था कि 1962 के बाद ये सबसे संगीन सूरत हाल है। 1962 की सूरत हाल से मवाजना करें तो उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल बनी थी जब चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ये बात चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से चलाए जा रहे 2 प्रोग्रामों से वाज़ेह होती है। 1962 में चीनी रहनुमा माओ तुसे तुंग को चैलेंजों का सामना करना पड़ा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम की मुखालिफत करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं पर माओ ने शिकंजा कसा। उस वक्त माओ हिंदुस्तान को एक आसान हदफ समझते थे। आज भी चीन उसी तरह के हालात से गुजर रहा है, जहां ग़िज़ाई और सनती बहरान उसके सामने है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पिछले कुछ हफ्तों में 2 मुहिमें चलाई हैं, जिनमें एक घरेलू खपत में इजाफा और दूसरा क्लीन प्लेट ड्राइव शामिल है। घरेलू खपत में इजाफे की मुहिम वाज़ेह है कि चीन की मईशत नीचे जा रही है। उसके साथ ही दूसरी मुहिम से जाहिर होता है कि मुल्क में ग़िज़ाई बहरान का सामना है। एक अंदाजे के मुताबिक 1962 की जंग की वजह से चीन में 2 से 3 साल के अंदर 5 से 4 मिलियन अफराद भूख से मर गए थे। माओ ने अपने बयानात की मुखालिफत करने वालों को जिस तरह पाक किया, उसी तरह से शी जिनपिंग ने बदनवानी के खिलाफ जंग के नाम पर अपने मुखालिफिन का खात्मा कर लिया। स्वीडन के स्ट्रैटेजिक उमूर के माहिर ब्रिटल लेंटिस ने अपनी किताब चाइनीज़ हिंदुस्तान जंग में लिखा है कि पार्टी के अंदर माओ की हैसियत से समझौता किया गया था और माओ ने कौम परस्ती को तर्क कर दिया था। इसी असना में चीनी कौम परस्ती में इजाफा करते हुए भारत ने उसे एक नरम हदफ समझते हुए जारिहाना अंदाज अपनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में औसतन फ़ी शख्स खपत तकरीबन 6% की कमी वाक़ हुई है। सरकारी ख़रीदारी के साथ साथ खुर्दा फ़रोख्त में 11.5% की कमी वाक़ हुई है। लेवन जिनपिंग के लिए ये फ़िक्रमंद है और कि वो चीन मुखालिफ मौक़िफ़ को अपनी बरामदी पर मबनी मईशत के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि औसतन चीनी कम खर्च कर रहे हैं और रोज़गार की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कुछ माहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि शी जिनपिंग की गलत पॉलिसियों की वजह से शहरों में कोई आमदनी नहीं होती। लोग शहरों से देहात में नकल मकानी कर रहे हैं। कोविड-19 के बहरान ने मुलाजिमतों को भी मुतासिर किया है। मई में शी जिनपिंग ने चीनी फ़ौज से जंग के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि चीन किस मुल्क के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। चीन ने कमांडर सतह और सिफारती मुज़ाकरात के खिलाफ वर्जी की है। साथ ही वो हिंदुस्तान की सरहद के साथ साथ तामीराती कामों में भी मसरूफ़ है। ऐसी इतलात पर जारी ज़बरदस्त तनाज़े के दरमियान के बरसर इख्तिदार बीजेपी के मेंबर्स के तईं फेसबुक एग्जीक्यूटिव का जानिबदाराना रवैया है। हुकूमत ने उसके बरखिलाफ इल्ज़ाम आयद करते हुए मार्क जुकरबर्ग को मकतूब लिखा। फेसबुक एग्जीक्यूटिव पर यह भी इल्ज़ाम लगा है कि उसने नफरत पर मबनी पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने बानी फेसबुक जुकरबर्ग को सख्त अल्फाज पर मबनी मकतूब में इल्ज़ाम आयद किया कि सोशल मीडिया की इस बड़ी कंपनी के मुलाजमीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सीनियर काबीनी वज़रा के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ाब्ता रिकॉर्ड्स में है। उसके बावजूद वो फेसबुक इंडिया में बरसरे कार है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उसे एक तकसीमकारी क़ुव्वत करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी क़ुव्वतों से पहले भी जीती है और मौजूदा माहौल में भी उन क़ुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने चारशंबे के रोज़
धरोहर के नाम से एक और वीडियो जारी की जिसमें कहा गया कि बंगाल की तकसीम से लेकर मुल्क की आज़ादी तक अंग्रेज़ों ने बराबर तकसीमकारी की पॉलिसी अपनाई और इमेज ख़राब करके हुक्मरानी की, लेकिन मुल्क जल्द ही उनकी पॉलिसी को समझ गया। इसलिए कांग्रेस की क़यादत में मुल्क की आवाम ने उनकी इसी पॉलिसी को शिकस्त दी। अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी पर चलते हुए आज भी मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी तकसीमकारी पॉलिसी पर जीत हासिल करेगी। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति और वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन की कट्टर विभाजनकारी सोच से पैदा हुआ 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक है। इस विभाजन का उद्देश्य था नफरत के जरिए भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटना और जनता के सहयोग से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की शक्ति को कम करना। अंग्रेजों वाली वही नीति आज भी अपनाई जा रही है, मगर जब अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया था तो वर्तमान ताकतों को भी मात ही मिलेगी, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस की अगुवाई में पूरा देश इस बंटवारे के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ये एक आर्थिक आंदोलन भी था जिसका उद्देश्य हमारे अपने देश के कारीगरों और निर्माताओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना था। यही आंदोलन देश में कई स्थानीय कपड़ा कंपनी, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि की स्थापना की नींव बना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के सानिध्य में इन आंदोलनों ने भारतीयों को एकजुट किया और आगे चलकर सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन की नींव के रूप में कार्य किया। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन ने राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संकल्पों के जरिए आंदोलन को और गति दी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज पर बल देते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हम कोई कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। स्वदेशी से लेकर स्वराज तक कांग्रेस ने आजादी के बाद भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया और कई संस्थानों का निर्माण करके देश को आत्मनिर्भर बनाया। देश के लिए ये सोच, ये संघर्ष आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जय हिंद। डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंगल के दिन फौरी रिहा करने की हिदायत देने के बावजूद जेल से उनकी रिहाई रात देर गए अमल में आई। रात 10 बजे के बाद भी मथुरा जेल के हुक्काम उन्हें रिहा करने तैयार नहीं थे, जिस पर डॉक्टर कफील के रिश्तेदारों ने जेल हुक्काम से कहा कि अगर उन्हें फौरी रिहा नहीं किया जाता है तो वो तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। जेल के बाहर उनके रिश्तेदार और दोस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आयद कौमी सलामती एक्ट NSA के इल्ज़ामात मनसूख करने और उनकी फौरी रिहाई की हिदायत दी थी। इस साल के अवाइल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर उनके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डॉक्टर कफील खान को दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अलीगढ़ ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 13 फरवरी 2020 को NSA के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। की थी बच्चों की जान जाने की। डॉक्टर साहब क्या की थी? डॉक्टर साहब आप लोग तो थे वहाँ पे, देखा नहीं था दौड़ते हुए मुझे? जब आप लोग तो थे, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एटलीस्ट स्टॉप राइटिंग मी ऑक्सीजन कांड का आरोपी हैं। अब तो आप लोग खुद भी थे। किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना इट वाज रियली हॉरिबल। उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा के एक हॉस्पिटल ने डिलीवरी बिल चुकाने में खासिर जोड़े से मुबैना तौर पर उसका बच्चा खरीद लिया। ये इत्तला मिलने पर हॉस्पिटल पहुंची महकमे सेहत की टीम ने तफ्तीश के लिए हॉस्पिटल के 4 कमरों को सील कर दिया। बच्चे के वालिद शंभू नगर यमुना का इल्ज़ाम है कि उसकी हामिला बीवी बबीता ने 24 अगस्त को सर्जरी के बाद इस बच्चे को जन्म दिया था। उनका कहना है कि हॉस्पिटल ने उन्हें डिलीवरी के लिए 35,000 रुपये का बिल बताया, जो उसके पास नहीं था। शिवचरण का कहना है कि उसने बिल की अदायगी के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन जब वो बिल जमा नहीं कर सकता तो हॉस्पिटल ने उसके बच्चे को 1 लाख रुपये में ख़रीदा और बिल की अदायगी में कटौती के बाद उसे 65,000 रुपये दिए।
इस सिलसिले में अस्पताल की डायरेक्टर सीमा गुप्ता का कहना है कि शिवचरण ने तहरीरी माहिदा करके बच्चे को गोद दिया है। इस सिलसिले में जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर आरसी पांडे का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर मिलने या बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हॉस्पिटल के इस धांधली में मुलविस होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि महकमे की पहली तरजीह बच्चे का पता लगाना है। 20 मीटर तवील नीली वेल मुर्दा मछली को समंदर की लहरों ने बहाते हुए तमिलनाडु के साहिल तक पहुंचा दिया। जिले रामनाथपुरम में वेल्लोकम बीच पर इतवार को खवी हैकल मछली की नाच दिखाई दी। ओहदेदारों ने कहा कि इस व्हील की उम्र तकरीबन 4 से 5 साल हो सकती है और उसका वजन 7 से 8 टन है। केला किराए फॉरेस्ट रेंजर्स एस सिकंदर बादशाह ने कहा कि ये नाच तकरीबन 1 माह पुरानी मालूम होती है, इसलिए मौत का सबब फिलहाल खतियत से बताया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया मौत की नाखुशगवार खबरों की अफवाहों का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ताज़ा मामला मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का है। 87 साला सयानी की मौत की अफवाह उड़ा दी गई। उनके फर्जंद राजील सयानी ने फेसबुक के जरिए इस खबर को बकवास करार दिया और वजाहत की कि उनके वालिद चाको चौबंद हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्के मुहर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल जुमेरात 3 सितंबर को सुबह सवेरे गुस्ल काबा की रस्म अदा करेंगे। हर बरस की तरह इस साल भी गुस्ल काबा की रस्म अर्ख़ गुलाब से मुअत्तर आब ज़मज़म से अंजाम दी जाएगी। इस साल ये रस्म कोरोना वायरस की वबा के माहौल में होगी। इस हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने बताया कि शाह सलमान ने वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करते हुए गुस्ल काबा की रस्म अदा करने को मंजूरी दी है। डॉक्टर अल सुदैस ने कहा कि शाही मंजूरी इस बात की अलामत है कि सऊदी क़यादत मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबवी और उनके ज़ायरीन से गहरा ताल्लुक़ रखती है। गुस्ल काबा की रस्म तमाम हिफाजती तदाबीर के माहौल में अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह है कि गुस्ल काबा की रस्म पहले साल में 2 मरतबा यकुम शाबान और मुहर्रम में अदा की जाती थी, अब 1 मरतबा 15 मुहर्रम को अदा की जाती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद हफीज़ और हैदर अली की निस्फ सेंचुरियों की ज़बरदस्त इनिंग्स और वहाब रियाज की उम्दा बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी सनसनीखेज T20 मैच के आखिरी ओवर में 5 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबीन पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था और दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने मजबूत हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। टॉस हारने के बाद पाकिस्तानी टीम 32 रन के एवज 2 विकेटें गंवा बैठी, लेकिन उसके बाद बैटिंग के लिए आए हैदर अली और मोहम्मद हफीज़ ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया और टीम ने 20 ओवर्स में। नाजरीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।